सोनम वांगचुक, जो कि एक फेमस एक्टिविस्ट और इंजीनियर और अपने कुछ खास इन्वेंशंस के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, उन्हें कई अवार्ड्स देश और विदेश में उनकी खिदमत के लिए दिए जा चुके हैं और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इंडियन आर्मी के लिए लद्दाख के बर्फीले मौसम में सोलर टेंट्स बनाकर देश के लिए उन्होंने एक बेहतरीन खोज की थी। लद्दाख के वातावरण और लद्दाख के सदियों पुराने कल्चर को ख़त्म न होने देने के लिए उनके उठाए गए कदम वाकई बहुत काबिल तारीफ़ हैं। ये वही सोनम वांगचुक हैं जिनसे इंस्पायर होकर आमिर खान ने फुनसुक वांगडू यानी रेंचो का रोल किया था। हाँ, ये बात अलग है कि सोनम जी इस पर क्लियरिटी देते हुए कह चुके हैं कि वो इस बात से अनजान थे। खैर, मूवी और रियल लाइफ में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता ही है। मूवी में तो रेंचो की चतुर के घमंड के सामने जीत तो हो जाती है, मगर रियल लाइफ के सोनम वांगचुक जब लद्दाख और लद्दाखी लोगों के लिए अहिंसावादी सोच के साथ भूख हड़ताल शुरू करते हैं और -15 डिग्री से भी ज़्यादा की ठंड में खुले आसमान तले 21 दिन तक सरकार से इस मसले पर जवाब मांगते हैं, तो सरकार के अलावा लाखों बल्कि करोड़ों लोग तो सोशल मीडिया पर उन्हें देखते हैं और सुनते हैं, मगर जहां ये आवाज़ जाना चाहिए थी वहां से कोई तसल्ली भरी बात तो छोड़ ही दीजिए, एक ट्वीट तक नहीं होता है कि आपकी मांगे हमने सुन ली है। सोनम वांगचुक पॉलिटिक्स को अपनी तरह साफ समझ रहे थे, मगर ये नया दौर है, यहाँ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब आम आदमी ने अपने हक की बात की हो तो उसका स्वागत लाठी और डंडों से न किया गया हो। दिल्ली में हमारे ओलंपिक विनर्स ही जब इससे न बच सके तो सोनम जी किस भरम में थे। आज 1 साल होने को आ गया, क्या मणिपुर का मसला सुलझ गया? क्या 700 दिन से ज्यादा से चल रहा छत्तीसगढ़ के जंगलों का अंधाधुंध कटान रुक गया? जी नहीं। इनके अलावा और किन किन प्रोटेस्ट गिना जाए, कोई बताए क्या इनका क्या हाल है? लद्दाख का मसला भी कोई नया नहीं है। 2019 के चुनाव से पहले जो वादे वहां के लोगों से किए गए थे वो आज तक पूरे होने का नाम नहीं ले रहे। ना ही लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर देने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में डाला गया, ना ही वहां के एमपीएस को पार्लियामेंट में जगह मिली। लेकिन यही सोनम वांगचुक उस वक्त भी बहुत खुश थे, और खुश होते भी क्यों नहीं। सरकार ने इतना बड़ा फैसला जो लिया था, 370 हटा देने के बाद हमेशा की तरह बहुत से वादों का ख्वाब दिखाया गया। यहाँ अगर सोनम जी ने कश्मीर के साथ ही रहने पर बात की होती और सिर्फ वादों पर भरोसा न किया होता तो आज ये हालात बनने की नौबत शायद नहीं आती। कम से कम खुद का स्टेट होल्ड तो नहीं, मगर एक स्टेट में रहने के जो फायदे हैं वो तो मिल ही जाते। वो वक्त तो और ही हुआ करता था जब इंदिरा गांधी जैसे पीएम को ही इन सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांगयाल के अनशन को खत्म कराने के लिए खुद लद्दाख आना पड़ा था, और इनकी मांगी पूरी करने के बाद सोनम वांगयाल को अपने सामने भूख हड़ताल खत्म कराई थी। क्योंकि यही तो एक डेमोक्रेटिक देश की पहचान है, जहां अपने आम नागरिक का भी ख्याल रखा जाता है और इसकी तकलीफ समझी जाती है। सोनम वांगचुक अपने पिताजी की राह पर तो चल पड़े, मगर पॉलिटिक्स समझने में थोड़ी गलती कर गए। उस इंडिया और इस भारत में फर्क नहीं कर सके। वैसे ही अन्ना हजारे को कौन नहीं जानता। ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है कि जब करप्शन के खिलाफ वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे तो उस वक्त की यूपीए सरकार को हिला कर रख दिया था। इस देश की तारीख में शायद वो एक कामयाब मगर आखिरी प्रोटेस्ट था जिसमें आवाम और मीडिया साथ खड़ा हुआ था, और जो गलत था उस पर सवाल उठा रहे थे, क्योंकि इसका हक देश का संविधान ही हमें देता है। गवर्नमेंट को भी अपना बचाव करने का हक है, तो जवाब देना भी उसकी जिम्मेदारी है, मगर उन खोखले वादों से नहीं बल्कि पॉजिटिव एक्शंस लेकर, जनता की समस्याओं को समझकर उसका हल देकर और देश को एक साथ मोहब्बत से जोड़े रखकर। मगर हमारा देश तो विश्व गुरु बनने के चक्कर में कब अपने ही किसानों और सवाल करने वालों को एंटी नेशनलिस्ट बताने लग गया, समझ ही नहीं आया। अपने ही मुंह से मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो बन गया, मगर डेमोक्रेसी की हालत है क्या, ये तो आप सब अच्छे से देख रहे हैं। ऐसे बनेगा हमारा देश विश्व गुरु जहाँ किसानों पर लाठियां चलाई जाती हैं। चलो मान लिया कि वो देश का माहौल खराब कर रहे थे, तो इन देश की बेटियों की क्या गलती थी? ये तो बस एक जांच की मांग कर रही थी, ना कि सरकार के खिलाफ साजिशें कर रही थी। ऐसे कैसे हम विश्व गुरु बन जाएंगे जबकि देश की पर कैपिटा इनकम ही बांग्लादेश के बराबर हो चुकी है। नौजवान यहाँ का बेकार है, और जबकि मुल्क की आधे से ज्यादा आबादी सिर्फ युवा ही पीढ़ी है। आज जरूरत तो इस बात की है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, मगर हमारा देश जो सदियों से मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता आया है, ये देश फिर से इन हालात से बाहर आ सके, तरक्की के रास्तों पर आज़ादी के बाद जैसा चल रहा था चलता रहे। हमें और आपको मिलकर ही इसे विश्व गुरु बनाना है, ना कि पूरे देश की आधी से ज्यादा दौलत पर कब्जा किए बैठे कुछ कैपिटलिस्ट परिवारों को। इन्हीं भी सरकार और जनता के साथ मिलकर इस देश का विकास करना है। देश और देशवासियों के साथ इन्हें चलना होगा।
और इन्हें पैसा छापने की मशीन समझना बंद करना होगा। परेशान तो आम आदमी ही है, चाहे 70 साल से या इन 10 साल से। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक नई शुरुआत कर सके, जहां सब चैन और सुकून से सांस लेते रहें और इस मुल्क का अमन शांति जो बर्बाद होने की कगार पर है वो फिर से बरकरार हो जाए। बस जाते जाते अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इन खूबसूरत अल्फाज को बयान करना ज़रूरी समझता हूँ, जिसमें हिंदुस्तान को इस खूबसूरत अंदाज से पुकारा गया है। फरमाते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यूनान व मिस्र रूमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान व मिस्र रूमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।